अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। हम अपने स्टूडियोज़ में बैठकर अक्सर ये सवाल करते हैं आखिर इस मुल्क का मसला क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि मसला है क्या। मारूफ शायर मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा था कि मुनीर, इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज़ तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए। पाकिस्तान के ये तारीखी इंतखाबात थे। 8 फरवरी की रात को याद करें। 8 फरवरी की रात को मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत मौजूद थी। तैयारी हो रही थी कि विक्ट्री स्पीच की जाएगी और अचानक स्क्रीन्स के ऊपर रिजल्ट्स नमूदार होना शुरू हुए और ऐसा लगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन स्वीप करने जा रही है। चेहरों पर यासो हसरत, शर्मिंदगी के, परेशानी के आसार और फिर अचानक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप जाती उमरा चली गई। टेलीफोन बंद हो गए और साथ ही रिजल्ट्स आने का सिलसिला भी थम गया। और फिर बहुत घंटों के बाद जिस वक्त टेलीफोन पर राबता हो सका मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से, तो उनके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस नज़र आया और साथ ही इलेक्शंस रिजल्ट्स कुछ मुख्तलिफ कहानी पेश करने लगे। 24 घंटे गुजरे, मियाँ साहब अचानक नमूदार हुए मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट के एक बालकनी पर और वहां पर उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच की। उस विक्ट्री स्पीच में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो गुफ्तगू की वो मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन ज़रा अपने ये बात जहन में रखिए कि मियां साहब इससे पहले 4 साल लंदन गुजार कर आए थे। लंदन जो दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत है और पाकिस्तान दुनिया की गालिबन चौथी या 5वीं बड़ी जमहूरियत। 4 साल मियाँ साहब ने लंदन में गुजारे। शॉपिंग करते हुए हमें नजर आए, हैरिड स्टोर पर नजर आए, वो हमें हाइड पार्क में वॉक करते हुए नजर आए, वो हमें कश्ती रानी करते हुए नजर आए, कॉफी शॉप्स पर नजर आए। ये सब कुछ हमने देखा। मार्बल आर्च के दफ्तर में खाने मंगवाए गए, साउथ हॉल से, वाइट चैपल से, जो देसी पकवान सेंटर्स हैं वहां से खाने मंगवाए गए। खाबे, खाने, जोहराने, असराने, इशाइये, इस्तकबालिये, ये सब कुछ होता रहा। मियाँ साहब वापस आ गए, लेकिन मियाँ साहब वो तौर और तरीका शायद नहीं ला सके जो जमहूरी रवैये होते हैं, जो जमहूरी मुआशरों में होता है। कल दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत बरतानिया के इंतखाबात थे और वहाँ पर रूलिंग पार्टी टोरीज शिकस्त खा गए। ऋषि सुनक ने कल एक खिताब किया और इस बदतरीन शिकस्त के ऊपर मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ कि जो नून लीग के स्टैंडर्ड्स भी थे उसमें 8 फरवरी के इलेक्शंस में इनके लोग तस्लीम करते हैं कि इनको शिकस्त हुई। जो तवक्को ये कर रहे थे रिजल्ट्स की वो नहीं आए, लेकिन 2 शिकस्त खुर्दा पार्टियों के सरबराहान के गुफ्तगू में फ़र्क क्या है? ये फ़र्क जमहूरियत का है। हमने 9 फरवरी की रात को क्या कहा था और 4 जुलाई की रात को ऋषि सुनक ने क्या कहा, सुनिए। आपकी आंखों में मैं साफ साफ खुशी की लहर देख रहा हूं। आपकी आंखों में एक चमक देख रहा हूं। ये चमक कह रही है कि मेरे पाकिस्तान को संवार दो। और मैं आज आपको अपनी तरफ से, ये शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, हम सब आपको मुबारकबाद कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह के फजलो करम से इन इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं, जिनको भी मैंडेट मिला है, चाहे वो आजाद लोग हैं, हम उनको भी दावत देते हैं। इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे बरतानवी वज़ीर आज़म घर चले गए। पार्टी की जिम्मेदारी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। पाकिस्तान में हारी हुई एक जमात ने कहा कि हम वज़ीर आज़म बनाएंगे, हारी हुई दूसरी जमात ने कहा कि हम सदर बनाएंगे, फ़लाँ सूबा हम रखेंगे, फ़लाँ सूबे की गवर्नरी हमारे पास होनी चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर और कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 28 मई को सदर मुस्लिम लीग नवाज बन गए। पार्टी को वो रिजल्ट्स नहीं मिले 8 फरवरी को। अगर यही इलेक्शंस 2022 के जनवरी में होते तो शायद मुस्लिम लीग नवाज उस कमांडिंग पोजीशन में थी कि क्लीन स्वीप करती, सफाई हस्ती से मिटा देती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन एक के बाद एक अपनी सियासी गलतियों से मुस्लिम लीग नून आज उस मकाम पर पहुंची है जहां पर
चंद साल पहले तक पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी आज मकबूलियत के कम दर्जे पर नजर आती है, और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मकबूलियत के कम तरीन दर्जे पे थी, आज अवाम में पजीराई लेती हुई नजर आती है। और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह नजर आती है। आज पाकिस्तान के अवाम के हाथ में बिजली का बिल है, गरीब के झोंपड़े में भूख का नंगा रक्स है, और उसे नजर आता है कि हुक्मरान के महल में ऐश है और इशरत है। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। आज मुझे स्टूडियोज में ज्वाइन कर रही हैं आम शेख, ताल्लुक है मुस्लिम लीग नवाज से। अजहर सदीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप के जरिए, और जहांगीर जदून साहब माहिर कानून वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमना हसन साहिबा, मुझे ये बताइए कि हारी हुई जमात वज़ीर आज़म, हारी हुई जमात सदर, हारी हुई जमात गवर्नर बना लेती है, और फिर इलेक्शंस करवाने वाला वज़ीर दाखिला बन जाता है, जो सबसे बड़े सूबे का कि जिसकी निगरानी में जो है वो इलेक्शंस हुए। ये दुनिया की किस जमहूरियत में होता है? और फिर फॉर्म 45-47 का झगड़ा, आपसे फॉर्म 45 मांगे जाते हैं, आप वो फॉर्म 45 भी प्रोड्यूस नहीं करते। थैंक यू वेरी मच ईसा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपके इंट्रोडक्शन से तो मुझे ऐसे लग रहा है जिस तरह आप खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब के बजाय। मैंने 2021 में आपको सबसे मकबूल जमात कहा, गलत फैसले आपने किए, मैंने नहीं किए। देखिए मैं आपको उसके बारे में बताती हूं। आप इलेक्शंस करवाते, आप क्लीन स्वीप करते, तहरीक इंसाफ जीत ही ना पाती। देखिए सबसे पहली बात यह है कि वी डोंट हैव टू, ये पार्टी के डिसीजंस होते हैं, दैट्स द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, दैट पार्टीज डिसाइड इंटरनली ऑल्सो डेमोक्रेटिकली एंड एक्सटर्नली ऑल्सो। और ये जो आपने कहा हारी हुई जमात, मुझे नहीं पता कि आपका हारी हुई जमात का क्राइटेरिया क्या है। नो डाउट दैट PMLN हैज़ बिकम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द नेशनल असेंबली। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि क्लियर मेजॉरिटी पार्टीज़ को दी जाए। ये जमहूरियत का हुस्न यही है, जोड़ तोड़ होती है, आप कोलिशंस बनाते हैं। PTI ने भी जब हुकूमत बनाई थी तो उनकी भी क्लियर मेजॉरिटी थी, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को अपने साथ कोलिशन में ऐड किया था। और ये दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है। ज़रूरी नहीं है अगर एक सीट वाला शख्स भी इफ़ ही कैन मैनेज कि वो अपने साथ और लोगों को मिलाए और नंबर्स पूरे कर ले तो वो भी गवर्नमेंट बना सकता है। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल लाइक दैट। बल्कि मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि जिसको आप नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रहे हैं, ये ज़्यादा पॉजिटिव बात है। जो आपने मियाँ साहब की स्पीच सुनाई 8 फरवरी की रात की, उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि वो हर किसी के मैंडेट को एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने जो इंडिपेंडेंट्स थे, जो शायद पहले PTI के लोग थे, फिर उसमें से कुछ एक्चुअल इंडिपेंडेंट्स थे, उन्होंने उनको भी एक बहुत पॉजिटिव और ओपन इन्विटेशन दिया टू ज्वाइन to work for the betterment of the country, because that's the spirit of a true politician. आपने उन्हें अपनी जमात में भी शामिल किया, वो किसी और के नाम पर वोट लेकर आए थे। बिल्कुल डेमोक्रेसी, वो अपनी चॉइस से हमारी जमात में शामिल हुए। हमने उनको बिल्कुल भी कोई उनके सर के ऊपर बंदूक रख के नहीं किया, उनको किसी को जहाज नहीं भेजे कि वो जहाजों में भर भर के उनको लेकर आए। इफ सर्टन पीपल थिंक कि वो उन्होंने जब इलेक्शन रिजल्ट्स देखे और उनको लगा कि वो PMLN के विजन को सपोर्ट करना चाहते हैं, विद फ्री विल इफ दे जॉइंड अस, सो ऑब्वियसली फॉर बेटरमेंट ऑफ द कंट्री वी आर ओपन टू एनीवन एंड एवरीवन। तो फ्री, आपको लगता है कि इन तमाम लोगों ने फ्री विल से आपको ज्वाइन किया और तहरीक इंसाफ को भी फ्री विल से छोड़ा? मुझे ऐसा लगता नहीं है, मुझे इस बात का यकीन है कि उन्होंने हमें फ्री विल से ज्वाइन किया है। और आप अगर उनकी देखें जो उन्होंने जब ज्वाइनिंग इवेंट्स हैं, जो मीटिंग्स हुई, उसमें वो पता चल रहा है। और ज़्यादातर लोग जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, बाय द वे मैं आपको ये बैकग्राउंड दे दूँ, उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पहले भी PMLN से गए हुए थे छोड़कर, और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी आकर ये कहा है कि जी हमें वापस ऐसा लग रहा है कि हम वापस अपने घर आ गए। सो आई थिंक पीपल मेक मिस्टेक्स लाइक दिस एंड दे रियलाइज देयर मिस्टेक एंड दे केम बैक। सो दैट्स अजहर सदीक साहब, आप एग्री करते हैं कि नून लीग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी? आप एग्री करते हैं कि आपके जिन लोगों ने PTI को छोड़ा उन्होंने अपनी फ्री विल पे छोड़ा? आप एग्री करते हैं कि जिन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया उन्होंने अपनी फ्री विल पे ज्वाइन किया? शुक्रिया। देखिए इतना करे तो सह सके, झूठ कितना बोले जो अवाम कबूल कर सके। देखिए वजह क्या है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एस्टैब्लिशमेंट की जमात रही है, ज़ियाउल्लाह के पाँव में पाँव रखकर के बाप, और हम देखते रहे हैं, हमेशा वही पालते रहे हैं और अभी भी वही पाल रहे हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप रेफरेंडम करा लें, राय ले लें, हर कोई बता देगा। उनको पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात कह रहे हैं, बलूचिस्तान में कितनी सीटें जीत सके, सिंध में कितनी सीटें जीत सके। यार वो ख्याल करें यार, मजाक तो ना करें ना, कम से कम उसका जवाब ले लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन सिंध और बलूचिस्तान में तो आप भी नहीं जीते ना। मैं वो बात नहीं करना चाह रहा,
मैं जो बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ना, मैं तो वोट बैंक की बात कर रहा हूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दुनिया की 6ठे नंबर पर बड़ी सियासी जमात है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल जो है ना जरीदे हैं, जरायद हैं, ये वो कहते हैं, अखबारों में छपा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। देखिए पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून जो है ना, अभी ये आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएगा। क्या कहते थे आने से पहले, मैं 6 महीनों में इकोनॉमी खत्म कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, शहबाज शरीफ, मेरा नाम इमरान खान रख लीजिएगा। शहबाज शरीफ जब 2013 में आना था कि मेरे पास टीम ऐसी है, टीम ऐसी आएगी, आते ही मैं सारा को मेरे कुछ नहीं पड़ेगा। पर जैसे इक़्तिदार मिला, उन्हें हमें तो पता नहीं था कि हालात क्या है। 1985 से अब तक कई हालात, लोग तंग आ चुके हैं इनसे, इनके हीले बहानों में अब लोग नहीं आने वाले। वजह क्या है? कैसे इनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ देखिए ना, इनके दौर में क्या हुआ था, जीतने के बाद लोग लाए गए थे ना, जहां तो इलेक्शन ही लड़ने दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई? देखें 2022। लेकिन देखिए अच्छा मुझे अजहर सिद्दीक साहब, इन लोगों का जो नुक्ता नजर है वो ये है कि आप 2024 में आके आप जमहूरी हो गए हैं, आप शोर मचा रहे हैं। 2018 के इलेक्शंस के बाद जो जहाज उड़ाया था जहांगीर तरीन ने, वो किस तरीके से जस्टिफाइड था? आपके साथ लोग शामिल हुए, इनका एतराज ये है, आप इसका जवाब दें। देखिए हमने अगर जहाज उड़ाए थे ना, तो उस जहाज के पहिए एस्टैब्लिशमेंट के, नैब के और इनके नहीं थे, यहाँ ये एजेंसियों के पहिए नहीं थे। आपने देखा नहीं है कि अपना जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या डिटेंशन ऑर्डर इतने थे, 10,000 डिटेंशन ऑर्डर 2022 में, और इस वक्त 9 मई के बाद 4,770 डिटेंशन ऑर्डर हैं। फिर गिरफ्तारियां 10,000 से ज्यादा लोगों की है। फिर इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस तरह इंटरव्यू हुए थे। आपको रह गया डाउट? इस तरह सहाफियों के साथ जो ज्यादती जुल्म हुआ है, अच्छा नहीं लगता। और इसका सबूत, अब सबसे बड़ा सबूत क्या है कि साइफर के जरिए उतारा गया इमरान खान को, वो आपने देख लिया कि कोई केस भी बनाया साइफर का, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो बाइडेन इंतजामिया की गलती को दुरुस्त करने के लिए पार्लियामान खड़ी हुई। उनकी पार्लियामान तमाम सियासी जमातों ने कहा कि नहीं, ये इलेक्शन जाली है, इन्वेस्टिगेशन करें। 368 वोट मिले, तारीख में ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि जनाब को हमने लॉबियस्ट कर लिए थे। इमरान खान इतना ताकतवर आदमी है कि लॉबियस्ट करके वहां इतनी बड़ी करारदादें पास कर दी, तो फिर तो पांव पकड़ो उसके, वो तो छुड़ा तो सके नहीं इमरान खान को आपके सिस्टम से। फिर आगे चलते हैं, तो अपना इसके लिए 17 सफ़े अगर कोई पढ़ लेना, इमरान खान के साथ क्या ज्यादती हुई है, तो वर्किंग पेपर है यूएनओ का, मैंने वो बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पढ़ा, मैंने लाहौर हाई कोर्ट में भी कल पढ़ा, पंजाब डेफिनेशन एक्ट के, और वहां जो कैबिनेट ने पाबंदियां लगाई थी वो बता रही है सारा क्या जुल्म हुआ, क्या ज्यादती हुई। बता दें इस तरह की कोई ज्यादतियां हुई। आपने सिस्टम देखा नहीं, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर गया और उसको सिस्टम लेकर गया। अब तो लेकर गए ना 50 रुपए के स्टैंप पेपर लेकर, और हमें कहता रहा कि वो डील के साथ वापस आएगा, और हमने देख लिया कि वो डील के साथ वापस आए, वो डील के जरिए इस मुल्क के वापस आए, आते ही रेड कार्पेट बिछ गया। नहीं, लेकिन अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, अगर ये सवाल है कि अगर नवाज शरीफ डील के साथ गए थे, चलें इसके तो इस पे तो नून लीग के अपने अंदर से गवाहियां आ गई, लेकिन नवाज शरीफ डील से वापस आए तो उनकी डील ये तो नहीं हो सकती कि मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा, फिर तो ही शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। डील तो इसका मतलब है कि पूरी नहीं हुई। वो क्या डील करके आए होंगे कि मैं जाती उम्रा में बैठूंगा? ना, मेरे प्रोग्राम देख ले, मैंने चैलेंज किए हुए हैं। मैंने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा। मंसूर अली खान के प्रोग्राम में मैंने कहा था रिकॉर्ड उठाकर देख लें, अगर आएगा तो आ गए ना। और वजीर आजम नहीं होगा, ये भी बता दूं मैं आपको। आप उसकी वजह देखे ना, ये तो बयानिया बनाया ना बेवकूफ बनाने के लिए। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि नवाज शरीफ वजीर आजम बन सकता, क्यों नहीं बना? उसकी वजह क्या है? वो अपना एक्सेप्टेबल है शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट को, और कमाल की बात है जो वोट को इज्जत का बयानिया लगाते थे, बड़े बड़े दावे किए थे उन्होंने। आज वो मरियम सफदर वजीर आला पंजाब बन गई है। आप यानी क्या रह गया? और डील क्या होती है? डील इससे बड़ी क्या है कि आपने जब वोट डाला वो वोट निकला नहीं, पूरे मीडिया ने दिखा दिया, हर एक ने दिखा दिया। फाफन की रिपोर्टें देख लें, 45-47 से भागते फिर रहे हैं कि जनाब हाईकोर्ट के जजेस की बजाय रिटायर्ड जजेस लगाए। मेरे से क्या क्या कहानियां सुनेंगे। वह शर्मिंदगी होती है मुझे कि नेशनल मीडिया में ये सारा कुछ बताना पड़ता है, लेकिन याद रखिएगा चीजें नोट हो रही हैं। सही। अब मैं अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपके पास भी आता हूं, मेरा ख्याल है कि आमना साहब आपकी बातों का जवाब भी देना चाह रही है, लेकिन जहांगीर जदून साहब, मैंने आगाज में, आई होप कि आपने उस तक ज्वाइन कर लिया था, मैंने आगाज में ऋषि सुनक ने जो कल स्पीच की है वो चलाई थी। कल उन्होंने टोरी पार्टी को जो शिकस्त हुई उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पार्टी की क़यादत से अलहदगी इख्तियार की, पार्टी ओहदे से अलहदगी इख्तियार की, बरतानिया के अवाम से मुआफ़ी मांगी, उनके अवाम के फ़ैसले को रिस्पेक्ट करने का कहा,
और कहा कि हम अपनी गलतियों को दूर करेंगे, दोबारा आवाम के पास आएंगे। और जो उनकी स्पीच थी और जो 9 फरवरी को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीर की, आपको नहीं लगता कि मियां साहब अगर खुले दिल के साथ इस 9 फरवरी को गुफ्तगू करते तो शायद आज नून लीग अवाम में या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मजीद जो है वो उनकी मकबूलियत अवाम में शायद बढ़ जाती? बहुत शुक्रिया। देखें, आप जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है उसमें पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, ना ही बात करने का तो अच्छी है, लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि जहाँ जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद जब हुकूमत उन्होंने की, उसके बाद जब छोड़ के गए, तो देखना इस पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को कोई रिकग्नाइज ही नहीं करता। पॉलिटिकल पार्टीज ने कब मतलब है अपनी किसी ने शिकस्त तस्लीम की है और जब कोई जीत गया है तो उसने अपनी जीत को, ये तो जो बंदा भी हारता है whoever किसी भी पार्टी से बिलोंग करता हो वो कहता है जी इलेक्शन फेयर नहीं हुए, और इनफैक्ट इलेक्शन फेयर होते भी नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। अगर किसी जगह पे फेयर हो गए तो हो गए, लेकिन ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ तो इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं होते। उसकी वजह ये है कि आपको पहले से पता होता है कि वो सर्वे के जरिए या परसेप्शन के जरिए नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किस पार्टी को हुकूमत दे रही है, और वो पार्टी फिर इस्टेब्लिशमेंट के करीब होती है, वही उस तरह की लेन देन करते हैं। अब देखें ना, ये मतलब अब मैं 2018 की बात करूं, 2019 की बात करें, या मैं तो अब ये हमारी तो ये बहस हो रही है इन्होंने गलत काम किया है, हमने ये गलत काम किया, इन्होंने ज्यादा किया, इन्होंने थोड़ा किया। देखिए ये बात तो तकरीबन मुतफिका अलह है ना अब के 2024 काम नहीं करना चाहिए। जहांगीर जदून साहब बहस नहीं कर रहा जी, ये देखिए आप, हम कहते हैं जी उन्होंने भी केसेस बनाए, अब हम कहते हैं इन्होंने ज्यादा बना लिए। अब ये हमारी बहस है, वो भी जुल्म कर रहे थे, ये भी जुल्म कर रहे हैं, आने वाले भी जुल्म करेंगे। अब हमारा ये कि कोई थोड़ा कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, हम ओवरऑल कंडेम करें कि जो पहले गलत काम था वो भी गलत था, जो अब हो रहा है वो भी गलत है, और आंदा कोई ऐसा काम लेकिन इस सारे साइकिल में आपको नहीं लगता कि मुस्लिम लीग नून से हमें ज्यादा मेच्योरिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? उनके साथ पहली मर्तबा नहीं हुआ, वो पहली मर्तबा इस साइकिल में नहीं आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला इक्तदार था, लेकिन नून लीग का तो एक बड़ा तजुर्बा है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी मर्तबा बनना चाह रहे थे वज़ीर आज़म। अगर आप इतने अरसे के बाद भी ये गलती करेंगे कि जो हमारे साथ हुआ था तो हमने रिपीट करना, ये जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकती कि माजी में हमारे साथ हमने उस पर बात की कि ज्यादती हो रही है, लेकिन क्या उस ज्यादती का नतीजा ये है कि आज आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ भी ज्यादती करें? देखिए, मैं आपने बात मुकम्मल नहीं करने दी, मैं यही कह रहा हूं कि देखिए गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए गलती करना ठीक नहीं है, आप उसको करेक्ट करें कि ये देखें ना, जितनी भी पोलिटिकल पार्टी हैं उनको मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए। अगर कोई बंदा, ये मैं इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, देखें ना पार्टी का तो एक MNA, जब अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मीडिया पे बता रहा हूँ कि KP के अंदर नून लीग के MPA को कहा गया कि जी आपकी पार्टी, आप टिकट ना लें, हम आपको वजीर बना देंगे और फलाना बंदा जो है वो वज़ीर आला बन जाएगा, लेकिन वो काम सारा उल्टा हो गया है। ये मेरे पास मतलब इतनी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है और मैं एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। उन लोगों को, MPs को टिकट नहीं लेने की गया नून लीग का। आप कहते हैं नून लीग का, अब देखें ना, हर एक मैनेज जब चीजें होती हैं तो फिर उसमें पार्टी की अपनी भी जो सलाहियत है वो कमजोर होती जाती है। पार्टी की जो है अपने अंदर जो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या कोई डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल होना चाहिए, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर बहुत कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। अब देखें ना, आप मिसाल किसी भी पार्टी, चलिए इन्होंने आ गए इलेक्शन में आ गए, जो पार्टी पोजीशन में है वो कहती है हम एस्टेब्लिशमेंट के अलावा किसी से बात नहीं करते, हम कहते हैं ताकत उनके पास है, उन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, वही चला रहे हैं, हम उनसे बात करें। तो अब इसमें आप किसको आप ठहराएं कि वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है? अब मैं कहता हूं जी हम सिविल सुपरमेसी पे बिलीव करते हैं, सदीक अजहर साहब बैठे हुए कहते हैं जी हम कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ पे बिलीव करते हैं। वो भाई हम किस के पास जाएंगे, ये कौन बंदा ठीक है ये काम कर रहा है? उसके अंदर आप देखेंगे 2000 होगी। ये हाइब्रिड रिजीम जो है, ये हाइब्रिड निजाम जो है पाकिस्तान के अंदर अब भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कभी कंट्रोल डेमोक्रेसी आती है, कभी बेसिक डेमोक्रेसी आती है, कभी हाइब्रिड रिजीम आता है, कभी एक नया जो है वो टेक्नोक्रेट आ जाते हैं। तो इस मुल्क के अंदर तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, बड़ी आगे जो नई नस्ल आ रही है, जो नौजवान नस्ल है, वो भी मतलब मायूस और नाउमीद हो रहे हैं कि ये इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे जो है ना, जो पार्टी भी पावर में आती है कोई कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल, लेकिन आज तो जहांगीर जदून साहब, जो डेमोक्रेसी इंडेक्स बनाने वाले इदारे हैं वो पाकिस्तान को 11 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ अथॉरिटेरियन रेजीम्स की फहरिस्त में डाल चुके हैं, और ये लो भी हमने देखा है गुज़श्ता तकरीबन 2 साल में कि पाकिस्तान को इतनी तनज़्ज़ुली 31 दिसंबर तक के वाक़यात के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को अथॉरिटी में डाला है।
उससे पहले हम हाइब्रिड रजीम में थे, तो हाइब्रिड रजीम भी कोई फख्र की बात नहीं है, वो तहरीक इंसाफ का दौर था, लेकिन अथॉरिटेरियन जाहिर है कि उससे भी नीचे का दर्जा। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। मैं देख रहा हूँ कि आमना हसन साहिबा जो उन्होंने एक लंबा चौड़ा सफ़ा जो है वो लिख कर अपने सामने रख लिया है। आप दोनों साहिबान को जवाब देंगी, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।